नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हमने पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के आंतरिक भाग पर या आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के जो बल कार्य करते हैं उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। मुख्य रूप से पृथ्वी पर जो दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक आंतरिक बल और एक जिनको हम अंतर्जात बल बोलते हैं, दूसरा बाहरी बल। जो अंतर्जात बल होते हैं जिनमें प्लेट विवर्तनिक जो घटनाएं हैं, ज्वालामुखी है, भूकंप है, इनको शामिल करते हैं और इनके द्वारा हमारे स्थल पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है। और जो अंतर्जात बल होते हैं वो हमारे धरातल पर विषमताओं का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। और जैसे ही ये विषमताएं हमारे धरातल पर उत्पन्न होती हैं तो जो बाहरी बल होते हैं जिनको हम बहते हुए जल को शामिल करते हैं, हिमानी, सागरीय तरंग, भूमिगत जल, पवन इत्यादि को हम बाहरी बलों में शामिल करते हैं। और ये बाहरी बल लगातार उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं और तब तक वो दूर करने का प्रयास करते हैं जब तक कि वो विषमताएं खत्म नहीं हो जाए। तो दोनों प्रकार के बल एक साथ काम करते हैं और एक विषमताओं का सर्जन करता है, दूसरा विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। इन बाहरी बलों के जो कार्य होते हैं उनमें हम अपक्षय और अपर्दन, ये दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। अपक्षय और अपर्दन की जो क्रियाएं होती हैं इनको सामूहिक रूप से हम अनाच्छादन की क्रिया बोलते हैं। क्योंकि अपक्षय में हम केवल उन्हीं क्रियाओं को शामिल करते हैं जिनमें चट्टान चूर्ण होती है, वो अपने आप टूटकर या टूटने फूटने की जो क्रिया होती है उसमें विघटन और वियोजन के द्वारा ये क्रियाएं होती हैं और वो टूटकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। यानी ये स्थैतिक क्रिया होती है। इनमें जो चट्टानें होती हैं, चट्टान चूर्ण होती हैं, स्थानांतरण नहीं होता, गति नहीं होती। जबकि अपर्दन की जो क्रिया होती है उसमें जो चट्टान चूर्ण होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होती है। तो अपक्षय स्थैतिक क्रिया होगी और अपर्दन की जो क्रिया होती है जिसमें पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो गतिशील क्रिया होती है। ये दोनों प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो धरातल पर जो विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां उनका निर्माण करती हैं, जिनको हम दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन का नाम देते हैं। यहां हम आज अपक्षय की जो क्रिया होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपक्षय एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसमें चट्टान चूर्ण के जो टूटने फूटने की क्रिया है वो विघटन और वियोजन के द्वारा संपन्न होती है और अपने जो स्थान होती है वही वो बिखर कर रह जाती है। इस क्रिया को हम अपक्षय का नाम देते हैं। तो ढीली पड़ती है चट्टान विघटन और वियोजन के कारण और अपने स्थान पर ही बिखर जाती है। यानी ये जो क्रिया होती है, अभी हमने जो बात की विघटन और वियोजन की, तो विघटन भौतिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है और वियोजन की जो क्रिया होती है वो रासायनिक जो क्रिया होती है उनके द्वारा संपन्न होती है। भौतिक और रासायनिक, क्योंकि रासायनिक जो क्रिया होती है वो तभी संभव होगी जब उस स्थान पर जल की मौजूदगी होगी, जल की उपस्थिति होगी, जिसके कारण से रासायनिक क्रिया उस क्षेत्र में चट्टान विशेष पर यह क्रिया संपादित होगी। तो यहां हम जब भौतिक जो क्रियाओं की बात करेंगे जिनको हम विघटन का नाम देते हैं, ताप के कारण, क्योंकि हमारे धरातल पर
और वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक क्रियाएं होती हैं उसमें ताप का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ताप, तुषारपात की क्रिया और जल, यहां ये तीनों, जैसे ताप, तुषारपात और जल, इसकी हम आगे बात करेंगे। और रासायनिक क्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया, जलीयोजन और कार्बनीकरण, ये तीनों जो रासायनिक क्रिया के जो प्रकार हैं ये हम अपक्षय के अंतर्गत देख सकते हैं। ये क्रियाएं संपादित होती हैं। अब हम जो अपक्षय है, वेदरिंग है, उसको मुख्य रूप से कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, किन कारणों से अपक्षय ज्यादा होता है, किन कारणों से अपक्षय कम होता है, इसके बारे में हम इनके कारकों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले चट्टान का जो संगठन और जो संरचना होती है वो किसी भी क्षेत्र में अपक्षय को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि चट्टानों का जो जमाव पाया जाता है वो या तो इस तरह से जमाव पाया जाता है या फिर क्षैतिज रूप से जमाव पाया जाता है। ये दोनों प्रकार से अगर चट्टानें किसी क्षेत्र में मौजूद हैं तो यहां पर अपक्षय में आपको पर्याप्त अंतर देखने को मिलेगा। एक जगह आपको ज्यादा अपक्षय देखने को मिलेगा, दूसरी जगह कम। अगर यहां लंबवत रूप से चट्टानें मौजूद हैं तो वहां पर चट्टानों के बीच में रंध्र और छिद्र मौजूद होते हैं, जिसके कारण से ताप की क्रिया, जल की क्रिया, तुषारपात की क्रिया ये तीव्र गति से संपादित होती है। क्योंकि यहां चट्टानें लंबवत मौजूद हैं, जिसके कारण से रंध्र छिद्र जो मौजूद होते हैं वहां पर यह क्रिया समय से धीरे धीरे चलती रहती है, जिसके कारण से चट्टानें टूटकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। तो यहां पर अगर चट्टानें इस क्रम में मौजूद हैं तो वहां पर अपक्षय की क्रिया ज्यादा संपादित होगी। अगर क्षैतिज रूप में चट्टानें मौजूद हैं तो वहां पर अपक्षय की क्रिया बहुत कम रूप से प्रभावी होगी, क्योंकि क्षैतिज रूप में चट्टानों के विस्तृत होने के कारण यहां पर छिद्र और जो रंध्र होते हैं, दरार होती हैं, उनकी मौजूदगी इस प्रकार की जो चट्टानें जहां पाई जाती हैं वहां कम पाई जाती हैं। स्थल के ढाल के स्वभाव की बात करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में स्थल का ढाल नगण्य है या बहुत कम है तो वहां पर अपक्षय की क्रिया बहुत कम रूप से संपादित होती है, लेकिन अगर ढाल की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां पर अपक्षय की क्रिया ज्यादा संपादित होती है। जलवायु की जो भिन्नता है उसकी अगर बात करते हैं तो भी जलवायु भिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो अपक्षय के जो प्रकार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो अपक्षय क्रियाएं होती हैं उनके कारण से अपक्षय विभिन्न जलवायु के जो क्षेत्र हैं वहां संपादित होती है। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश है, जहां पर तापमान और वर्षा की जो मात्रा है वो अधिक होती है, वहां पर रासायनिक जो क्रियाएं हैं, क्योंकि आर्द्र क्षेत्र होते हैं तो वहां पर रासायनिक जो अपक्षय है उसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा पाई जाती है। विषुवतरेखीय जो वन क्षेत्र है जहां अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अपक्षय रासायनिक प्रकार का वहां पाया जाता है। जैसे ही हम अधिक ताप वाले क्षेत्र की अगर बात करते हैं, जैसे उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर पूरे साल भर अधिकतम जो महीने होते हैं वहां पर ताप अधिक होता है, वहां पर भी ताप की क्रिया ज्यादा प्रभावी होती है। तापमान के कारण वहां चट्टानें टूटती हैं, अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। रात के समय कम तापमान देखने को मिलेगा, दिन में अधिक तापमान देखने को मिलेगा। फलस्वरूप चट्टानें जो होती हैं फैलती और सिकुड़ती हैं। तापमान में अंतर के कारण चट्टानें लगातार फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण से चट्टानें ढीली कमजोर होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। तो यहां पर जलवायु की भिन्नता, एक हम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, क्योंकि वहां पर तापमान कम मिलता है
दिन में तापमान सामान्य तापमान रहता है, पानी की मात्रा वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, आर्द्र क्षेत्र होते हैं, नमी वहाँ उन क्षेत्रों में मिलती है। तो उन क्षेत्रों में भी तुषारपात की जो क्रिया होती है, जो जल होता है वो चट्टानों के जो छिद्र, दरार, रंध्र होते हैं वहाँ मौजूद होता है। और जैसे ही शाम का टाइम होता है, तापमान कम होता है, वो जम के कठोर हो जाता है और वापस दिन के समय वो जल में बदल जाता है। तो ये क्रिया लगातार सतत रूप से होने पर चट्टानें ढीली पड़ती हैं और विदीर्ण होकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। वनस्पति के कारण अपक्षय की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वनस्पति को मिट्टी अपरदन रोकने का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, मिट्टी कटाव रोकने के लिए हम वनस्पति को महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जहां पर उनकी जड़ों में कीटाणु, जो जीवाणु होते हैं उनकी मौजूदगी होती है, कीड़े जो मकोड़े होते हैं उनकी मौजूदगी होती है। फलस्वरूप वो मिट्टी के जो कण होते हैं उनको लगातार ढीला करते हैं, चट्टानों को ढीला कर देते हैं, जिसके कारण से अपक्षय की जो क्रिया है वो संपादित होती है। मुख्य रूप से कुछ जो चट्टानें होती हैं उनमें वनस्पति की जो जड़ें हैं वो प्रवेश कर जाती हैं और उनके कारण से जैसे जैसे वो जड़ें फैलती हैं वो चट्टानें कमजोर होकर टूट जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो 4 कारक हुए अपक्षय को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, उसकी हमने बात की। अब हम अपक्षय के जो प्रकार हैं अगर उनकी बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमने पहले भी बात की, अपक्षय भौतिक और रासायनिक 2 प्रकार में हम विभाजित करते हैं। अगर तापमान की बात करते हैं, भौतिक जो अपक्षय है उसमें तापमान की अगर बात करते हैं तो चूंकि तापमान एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है ऊष्मा का, और ये जैसे जैसे अगर हम दिन की बात करते हैं तो तापमान ज्यादा मिलता है, रात के समय तापमान कम हो जाता है। तो इसके कारण से जो चट्टानें होती हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं। जैसे हम रेल की पटरी की अगर बात करते हैं तो उनमें रेल की पटरियों के मध्य कुछ स्थान छोड़ा जाता है, वो गैप छोड़ा जाता है ताकि वो, क्योंकि सर्दी और गर्मी में वो फैलती और सिकुड़ती हैं, तो जिस कारण से उनमें स्थान छोड़ा जाता है। यही क्रिया हम यहाँ ताप के कारण चट्टानी क्षेत्रों में देख सकते हैं, जहां पर चट्टानें तापमान कम और अधिक होने के कारण फैलती सिकुड़ती हैं। तो इसके कारण से चट्टानें टूटती हैं और वहां बिखर जाती हैं। वापस जो छोटे टुकड़े होते हैं, इस प्रकार की क्रिया संपादित होती है तो वो छोटे जो टुकड़े होते हैं चट्टान चूर्ण में बदल जाते हैं। तुषार के कारण जो अपक्षय की क्रिया होती है, क्योंकि जहां आर्द्र क्षेत्र होते हैं, जहां पर नमी होती है और ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें रंध्र और छिद्र दरार मौजूद होती हैं, उन दरारों में पानी की मौजूदगी होती है और तापमान कम होने के कारण, वो कम तापमान के कारण वो जल हिम में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है, वो जम जाता है पानी, और सुबह के टाइम वो वापस जल में बदल जाता है। तो लगातार ये क्रिया ऐसे क्षेत्रों में संपादित होती है तो चट्टानें ढीली पड़कर अपने स्थान पर वो टूटती रहती हैं। दाब मुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि धरातल की जो ऊपरी परत होती है, अगर उसका अपक्षय और अपरदन हो जाता है तो नीचे जो चट्टान होती है वो ऊपर आ जाती है, और ऊपर आने के बाद उसमें जो दरार और छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उनसे दाब मुक्त होता है, और दाब मुक्त होने के कारण वो चट्टानें अपक्षय में सहयोग करती है। अपक्षय उन चट्टानों में संपन्न होता है, फलस्वरूप वो टूटकर वहां अपने क्षेत्र में बिखर जाती है। वर्षा के जल की अगर बात करते हैं तो ये क्रिया उन क्षेत्रों में ज्यादा संपादित होती है जहां उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, चट्टानी क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो क्योंकि दिन में अधिक तापमान उन क्षेत्रों में पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो वहां पर जैसे ही तप्त चट्टानों पर
वर्षा का जल गिरता है तो वहां पर चट्टानें चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, और इस कारण से लगातार ये क्रिया अगर संपादित होती है तो वर्षा जल के कारण अपक्षय की क्रिया बहुत तीव्र गति से संपादित होती है। तो ये चार जो प्रकार हैं भौतिक अपक्षय के, उसकी बात की। रासायनिक अपक्षय की अगर बात करते हैं, कार्बनीकरण, जैसे हम ये जो रासायनिक जो अपक्षय किन्हीं क्षेत्र में होता है तो वो जल की मौजूदगी में संपन्न होता है। अगर जल वहां उपस्थित नहीं होगा, जल वहां नहीं पाया जाता है, तो रासायनिक क्रिया उन क्षेत्रों में संपादित नहीं होती। विभिन्न जो गैसें पाई जाती हैं, जैसे ही जल के संपर्क में आती हैं वो चट्टानें, उसके कारण से रासायनिक क्रिया उन क्षेत्रों में संपादित होती है। जैसे चूने की पत्थर की अगर बात करते हैं तो चूना का पत्थर जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे टूट जाता है। कार्बनीकरण की क्रिया वहां संपन्न होती है। जैसे अपन चूने की अगर बात करते हैं, चूना का पत्थर अपन काम में लेते हैं तो चूने को जैसे ही पानी में डुबोते हैं तो वो टूटकर रासायनिक क्रिया वहां संपादित होती है और वो टूटकर पानी में घुल जाता है, बिखर जाता है। सिलिका पृथक्करण की अगर बात करते हैं, सिलिका पृथक्करण की अगर बात करते हैं, ऑक्सीकरण की अगर बात करते हैं, क्योंकि अनेक चट्टानें ऐसे होती हैं जिनमें लौह पदार्थ, सिलिका पदार्थ इनकी मौजूदगी होती है। तो जैसे ही जल के साथ ये चट्टानें संपर्क करती हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया वहां संपादित होती है। जैसे हम लोहे पर पानी अगर डालते हैं तो लोहा धीरे धीरे जंग पकड़ता है और जंग पकड़ने के बाद में वो धीरे धीरे कमजोर होता है, क्योंकि लोहे के साथ पानी की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया वहां संपन्न होती है। फलस्वरूप वो लोहा जंग पकड़ के धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और टूट कर अपने स्थान पर बिखर जाता है। सिलिका पृथक्करण की क्रिया भी इसी प्रकार संपादित होती है। सिलिका की मात्रा अगर किन्हीं चट्टानों में ज्यादा पाई जाती है तो जैसे ही वो जल के संपर्क में आती है तो वहां सिलिका उस का जल से सहयोग होने के बाद वो धीरे धीरे उस चट्टान से अलग होती जाती है। तो इसको हम सिलिका पृथक्करण का नाम देते हैं। जल योजन की अगर बात करते हैं, क्योंकि जल योजन के द्वारा, जल योजन की जो अपक्षय की क्रिया है, जो चट्टानें होती हैं, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो जल का शोषण करती हैं, जल को समाहित कर लेती हैं, जिसके कारण से उसका आयतन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक समय के पश्चात वो टूटकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। जैसे जिप्सम की अगर बात करते हैं तो जिप्सम में जल योजन की जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक रूप से संपन्न होती है। तो इस प्रकार अनेक जो चट्टानें होती हैं उनमें जैसे ही जल प्रवेश करता है वो जल के कारण धीरे धीरे टूटती हैं और अपक्षित होकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। प्राणी वर्ग से अगर अपक्षय होता है तो अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं जो बिल बनाकर रहते हैं वो लगातार मिट्टी को अपने स्थान से कुड़ते रहते हैं, खरोचते रहते हैं, खोदते रहते हैं, जिसके कारण से चट्टान ढीली हो जाती है और उसके कारण से अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है। वनस्पति की हमने बात की, वनस्पति मुख्य रूप से अपरदन को रोकती है, लेकिन अपक्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो जड़ों में पाए जाते हैं और वो जड़ों की जो मिट्टी होती है, चट्टानें होती हैं, उनको कमजोर करते हैं और अपक्षय में सहायता देते हैं। मानव जनित जो अपक्षय है, क्योंकि मनुष्य लगातार अपने विकास को गति दे रहा है और विविध प्रकार की जो मानवीय क्रियाएं हैं वो लगातार अपने भौतिकतावाद के कारण वो लगातार संपन्न कर रहा है, जिसके कारण से अपक्षय में मनुष्य का जो रोल है, भूमिका है, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मनुष्य अपने आर्थिक विकास के कारण अपक्षय में या अपक्षय की क्रिया को महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान में बढ़ा रहा है। तो अपक्षय के जो मानव जनित जो अपक्षय है वो
ज्यादा संपन्न हो रहा है वर्तमान में। जैव रासायनिक अपक्षय भी वर्तमान में बहुत ज्यादा संपन्न हो रहा है। तो इस कारण हमने जो अपक्षय के जो प्रकार हैं, भौतिक और रासायनिक और मानवीय वर्ग या प्राणी वर्ग, इनकी बात की। ये अपक्षय एक महत्वपूर्ण भौतिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, और इसके कारण से जो संरचनाएं निर्मित होती है अपक्षय के कारण, विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतिक जो प्रभाव है वो अपक्षय के कारण जो देखने को मिलता है, उनमें मुख्य रूप से अपक्षय के द्वारा जो चट्टान चूर्ण होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, और मुख्य रूप से अपर्दन के लिए अपक्षय सामग्री उत्पन्न कराता है। तीसरा, अपक्षय के द्वारा धरातल लगातार नीचा होता जाता है, क्योंकि अपक्षय की क्रिया लगातार संपन्न होती है, और विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो हमारे धरातल पर निर्मित होती हैं। जालीदार जो पत्थर हैं, हॉकबैक है, अपतलन है, गुंबद है, इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो अपक्षय के कारण जो अपक्षय के कारण बनती हैं। तो हमने अपक्षय को आज पढ़ा। इसके बाद हम अपर्दन जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।